बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल कॉमर्स बॉस में। जैसा कि आप जानते हैं, हम हमेशा आपके लिए क्वालिटी वीडियो लेकर आते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, जिससे आने वाली हर वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। आज हम 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज़ की यूनिट 6 स्टाफिंग के बारे में बात करेंगे। आज हम इसका पार्ट 1 लेकर आए हैं और बाकी पार्ट्स भी जल्दी से जल्दी लेकर आएंगे। आप हमसे जुड़े रहें। आइए देखते हैं स्टाफिंग क्या है। तो सबसे पहले नियुक्तिकरण या स्टाफिंग की कंसेप्ट और इसकी इम्पोर्टेंस की बात करेंगे। सबसे पहले इसकी कंसेप्ट को जानते हैं। इट रेफर्स टू फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड द पोस्ट विद पीपल्स। कहा जा सकता है कि इसका अभिप्राय होता है कि जो संस्था में पोस्ट्स होती हैं, जो स्थान होते हैं, जगह होती हैं, उनको पदों को लोगों से भरना और उसे भरे हुए रहने देना है। वी कैन से राइट पर्सन फॉर राइट जॉब, यानी कि किसी भी संस्था में सही कार्य के लिए सही व्यक्ति को रखना ही नियुक्तिकरण कहलाता है। इट इंक्लूड्स, देखिए इसका क्षेत्र बहुत विस्तृत है। इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ शामिल की जाती है। इसके अंतर्गत रिक्रूटमेंट यानी कि भर्ती, सिलेक्शन, चयन, ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, प्रमोशन, पदोन्नति और ट्रांसफ़र आदि को शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर हमारी बात समझ में आई कि नियुक्तिकरण का अर्थ संगठन में स्थापित जो विभिन्न पद होते हैं उसमें योग्य व्यक्तियों को नियुक्त करना है, यानी कि महत्वपूर्ण पदों पर अधिक योग्य व्यक्तियों को लगाया जाता है और कम महत्वपूर्ण पदों पर जो अपेक्षाकृत कम योग्य व्यक्ति होते हैं उनको लगाया जाता है। अन्य शब्दों में पद और व्यक्ति में सामंजस्य स्थापित करने के लिए जो भी क्रियाएं की जाती हैं वो सब नियुक्तिकरण में शामिल होती हैं। आइए इसकी परिभाषा देख लेते हैं जो कि थियो हेमन साहब ने दी है। द स्टाफिंग function pertains to the recruitment, selection, development, training and compensation of subordinate managers। तो नियुक्तिकरण का कार्य प्रबंधकों की भर्ती, चयन, विकास, प्रशिक्षण और क्षतिपूर्ति से संबंध रखता है। यहाँ क्षतिपूर्ति से अभिप्राय होता है उनको दी जाने वाली सैलरी, भत्ते इत्यादि। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना, उनका विकास करना, कर्मचारियों का, प्रबंधकों का, उनको ट्रेनिंग देना, ये सब नियुक्तिकरण में शामिल होता है। आइए अब करैक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं नियुक्तिकरण की विशेषताएं। तो पहला है रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग। देखिए जो ये नियुक्तिकरण की प्रक्रिया है इसकी मुख्य विशेषता है कि ये मनुष्य से संबंधित होती है, अर्थात नियोजन और संगठन की भांति ये कोई पेपर वर्क नहीं है, बल्कि योग्य व्यक्तियों को पहचानना, उनको संगठन के विभिन्न पदों पर लगाना ही नियुक्तिकरण है। चाहे वे भर्ती हो, चयन हो, प्रशिक्षण हो, पदोन्नति हो, कुछ भी हो, और ये मनुष्यों से संबंधित प्रक्रिया हो। दूसरा सेपरेट मैनेजरियल वर्क। देखिए ये एक अलग से प्रबंध का कार्य है, एक अलग कार्य है और इसमें मनुष्यों की आवश्यकता अनुसार व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है और ये किसी अन्य कार्य का हिस्सा ना होकर एक प्रमुख प्रबंधकीय कार्य है। तीसरा असेंशियल एट ऑल मैनेजरियल लेवल्स। देखिए कर्मचारियों की नियुक्ति सभी स्तर पर होती है। ये स्पष्ट है कि अलग से सेवी वर्गीय जो प्रभाग होता है स्थापना की जाती है तो उसमें क्या होता है कि हर एक स्तर पर मैनेजर्स की या कर्मचारियों की नियुक्ति होती है। इस विभाग की जैसे एक सेवी वर्गीय विभाग की स्थापना कर दी जाती है और उसका मुख्य कार्य होता है कर्मचारियों की नियुक्ति करना। इस विभाग की स्थापना का उद्देश्य में उच्च अधिकारी, निम्न अधिकारी सभी की नियुक्ति करना होता है। रिलेटेड नेक्स्ट इसकी जो विशेषता है वो है रिलेटेड टू सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए ये सामाजिक उत्तरदायित्व से भी संबंधित है। मनुष्य सामाजिक प्राणी होता है और सामाजिक प्राणी होने के नाते वो समाज में एक अहम हिस्सा रखता है। उसका सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए प्रबंधकों को चाहिए कि भर्ती, चयन, पदोन्नति आदि जो भी क्रियाएं की जाती है वह निष्पक्ष होनी चाहिए। इफेक्टिव ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। देखिए ये जो आंतरिक और बाह्य वातावरण होता है इसका भी प्रभाव पड़ता है। कर्मचारी की जो नियुक्ति का कार्य है उसका उस पर आंतरिक और बाह्य वातावरण का प्रभाव भी पड़ता है। जैसे कि भाई प्रमोशन पॉलिसी क्या हो या फिर ट्रांसफ़र की पॉलिसी क्या हो, खाली पदों को कैसे भरें, उच्च पदों पर पहुंचने का अवसर पहले कर्मचारी जो हमारे काम कर रहे हैं उनको दें या बाहर से ले लें। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस की। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, इसका महत्व क्या है।
तो देखिए स्टाफिंग का महत्व तो इसी बात से समझ में आ जाता है कि अगर कर्मचारी नहीं होंगे तो संस्था का कार्य कैसे चल पाएगा। तो सबसे पहली चीज़ इसका महत्व है डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल, यानी कि नियुक्तिकरण के जो अंतर्गत है कर्मचारियों की भर्ती, उनका चयन इत्यादि किया जाता है। इसका परिणाम ये निकलता है कि योग्य कर्मचारियों की खोज संभव होती है और योग्य कर्मचारियों को कार्य पर लगाया जा सकता है। दूसरा बेटर परफॉर्मेंस। देखिए जब योग्य कर्मचारियों को भर्ती कर लिया जाएगा तो उच्च निष्पादन होगा, यानी कि बेटर परफॉर्मेंस वो दे पाएंगे, अतः संस्था की उन्नति होगी। तीसरा हेल्पफुल इन ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज। देखिए व्यक्तियों का विकास तो होता ही है, साथ में एंटरप्राइज यानी कि जो हमारी संस्था है उसका भी विकास होता है, उसकी भी ग्रोथ होती है। और ऐसा तभी संभव हो पाता है जब संस्था के पास में उच्च कोटि की मानव संपत्ति यानी कि अच्छे कर्मचारी हों। अतः ऐसे प्रबंधक जो कि अच्छी योजनाएं बनाएं और संस्था की दीर्घ आयु को सुनिश्चित करें, यानी कि संस्था लंबे समय तक चलती रहे। चौथा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए रिसोर्सेज सीमित होते हैं और उनके अनेक प्रयोग होते हैं, तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पाते हैं जिससे कि संस्था की वेस्टेज कम होती है और उसकी तरक्की होती है। नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट, इम्प्रूविंग जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉइज़। देखिए जॉब सेटिस्फैक्शन जिस व्यक्ति को हो जाएगा उसका मोरल भी ऊंचा होगा, मनोबल भी ऊंचा होगा और वो मन लगाकर कार्य कर पाएगा। अतः नियुक्तिकरण के अंतर्गत मानवीय व्यवहार का हम अध्ययन करते हैं और इस प्रकार से पता लगा लिया जाता है कि हमारे कर्मचारियों का मनोबल निम्न तो नहीं हो गया। अगर मनोबल कर्मचारियों का उच्च मनोबल रहना चाहिए। विशेषकर ये ध्यान में रखा जाता है कि कर्मचारियों के जो पारिश्रमिक है कार्य के अनुसार उनको ठीक प्रकार से दिया जाए और उनका मनोबल हमेशा उच्च रहे। आगे देखते हैं HRM, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट। इट रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस विच डेवलप्स एंड मैनेजेस द ह्यूमन एलिमेंट ऑफ द एंटरप्राइज। इसका अभिप्राय है कि प्रबंध प्रक्रिया के उस भाग से है जो हमारी संस्था के मानवीय तत्वों का विकास और प्रबंध करते हैं। देखिए जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, ह्यूमंस ये साधन यानी कि मानवीय साधनों का मैनेजमेंट करती है। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन अगर हम देखें तो दो प्रकार के मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हो सकते हैं, एक ह्यूमन और एक मटेरियल। ह्यूमन में हम अपने कर्मचारियों को शामिल करते हैं और मटेरियल रिसोर्सेज में हम माल, मशीन, धन इत्यादि को शामिल करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जो ह्यूमन है वो सक्रिय साधन है और मटेरियल जो है वो निष्क्रिय साधन है। अब बात आती है कि एक संस्था में निष्क्रिय साधन अर्थात माल, मशीन और धन कितना ही प्रचुर मात्रा में क्यों ना हो जाए, वो जब तक बेकार है जब तक कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि उन्हीं को ये सब प्रयोग करना है। आइए इसके मीनिंग जान लेते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसको शॉर्ट में हम HRM लिख रहे हैं। HRM इज़ ए ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट, ये प्रबंध की एक ब्रांच है विच इन्वॉल्व्स इन रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। जो कि हमारी जो संस्था है उसमें कर्मचारियों के भर्ती, चयन, उनके प्रशिक्षण, विकास इत्यादि से संबंधित है। फ्रेंच वेंडल ने इनकी डेफिनेशन दी है HRM की, तो फ्रेंच वेंडल साहब ने क्या कहा है आइए जानते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ द रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट, यूटिलाइजेशन, कंपनसेशन एंड मोटिवेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि मानव संसाधन प्रबंध में मानव संसाधनों की यानी कि मनुष्यों की भर्ती करना, उनका चयन करना और उनका विकास करना, उपयोग करना, क्षतिपूर्ति करना, प्रेरणा देना इत्यादि को शामिल किया जाता है। अब बात कर लेते हैं इवैल्यूएशन ऑफ HRM, यानी कि HRM का विकास कैसे हुआ या इसका उद्भव कैसे हुआ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। तो इसके 3 स्टेप हैं। पहला है लेबर वेलफेयर स्टेज, दूसरा पर्सनल मैनेजमेंट स्टेज, तीसरा HRM स्टेज। तो तीसरे स्टेज में HRM विकसित हुई। तो सबसे पहले लेबर वेलफेयर स्टेज, जैसे आरंभ में व्यवसाय छोटे पैमाने पर था और उस समय जो ट्रेड यूनियंस थी उनका दौर चल रहा था, तो इसके प्रभाव से एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता महसूस होने लगी जो मालिकों
यानी कि जो संस्था के मालिक हैं और जो कर्मचारी हैं उनमें संबंध स्थापित कर सकें। तो फिर लेबर वेलफेयर ऑफिसर की नियुक्ति की जाने लगी। जब लेबर वेलफेयर ऑफिसर नियुक्त किया गया तो इसकी भूमिका थी कर्मचारियों को सुविधाएं उपलब्ध कराना, उनकी बातें, जो श्रमिकों की बातें हैं वो उद्योगपतियों तक पहुंचाना और उद्योगपतियों की बातें कर्मचारियों तक पहुंचाना। इसके बाद जो स्टेज आई वो आई पर्सनल मैनेजमेंट की स्टेज, यानी कि पर्सनल मैनेजमेंट की जो स्टेज आई दूसरी, उसमें क्या हुआ कि व्यवसाय का पैमाना धीरे धीरे बढ़ने लगा और फिर फैक्ट्री सिस्टम जो है बन गया। अब हुआ क्या कि एक ही छत के नीचे हज़ारों लोगों को रोज़गार मिलने लगा। अब ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत महसूस होने लगी जो हमारी संस्था है उसमें कर्मचारी उपलब्ध कराए। तो इस विचारधारा से जो पहले सेवी वर्गीय अधिकारी तथा बाद में सेवी वर्गीय प्रबंधक की नियुक्ति की जाने लगी, यानी कि ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति की जाने लगी जो संस्था में उचित कर्मचारियों की, यानी कि उपयुक्त कर्मचारियों की भर्ती करे। अब इसलिए क्या होता था, काम पर लगाया जाता था तथा उसकी ट्रेनिंग इत्यादि दी जाती थी। और उसके बाद आई HRM कंसेप्ट। जब व्यवसाय का पैमाना बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगा, टेक्नोलॉजी और ज़्यादा विस्तृत होने लगी, अब ज़रूरत हुई कि बदलती हुई टेक्नोलॉजी और बदलते हुए समय के अनुसार कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया जाए, उनका विकास किया जाए। अब मानव संसाधन को संगठन का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाने लगा और ये महसूस किया गया कि इसका विकास किया जा सकता है, यानी कि जो हमारे कर्म उनका विकास किया जा सकता है, उनको ट्रेनिंग दी जाने लगी। इसका काम लोगों को प्रभावी प्रबंध करना था जिससे कि वे लंबे समय तक संगठन में बने रहें। अब बात आती है स्टाफिंग एज ए पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जो स्टाफिंग है जो हम पढ़ रहे हैं, जो हमारा चैप्टर 6 है, वो एक पार्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। और HRM का जो स्कोप है वो डिवाइडेड है 8 कैटेगरीज में। तो आइए इसके क्षेत्र को हम पढ़ लेते हैं। तो पहला है इसका रिक्रूटमेंट करना, यानी कि मानव संसाधन प्रबंधक का पहला कार्य संस्था में कर्मचारियों की सबसे पहले तो आवश्यकता का पता लगाना होता है। जब आवश्यकता का पता लगा लिया जाता है तो इस दायित्व को पूरा करने के लिए फिर वो भर्ती करता है, चयन करता है, कार्य पर लोगों को लगाता है, उनको ट्रेनिंग देता है, प्रमोशन इत्यादि करता है और ट्रांसफ़र आदि के कार्य करता है। दूसरा जो इसका क्षेत्र होता है वो होता है प्रोवाइडिंग एक्सपर्ट सर्विसेज, यानी कि विशेषज्ञों की सेवा प्रदान करना। देखिए, मानव संसाधन प्रबंधन में कुछ ऐसी सेवाएं प्रदान की जाती है जिसके लिए विशेष ज्ञान की ज़रूरत होती है, जैसे कि परफॉर्मेंस अप्रेजल करना, कर्मचारियों का जॉब का इवैल्यूएशन करना, और जो श्रमिक संघ होते हैं उनसे किसी बात को लेकर सौदेबाजी इत्यादि करना। तो ये भी एक HRM का पार्ट होता है। तीसरा, डेवलपिंग कंपनसेशन एंड इंसेंटिव प्लान्स। देखिए, कर्मचारियों को कार्य के बदले में जो भी धनराशि दी जाती है वो कंपनसेशन कहलाता है। तो कर्मचारियों के संबंध में जो भी नीतियाँ या जो भी सुधार किए जाते हैं तो इसमें अनुसंधान होता रहता है और अपने अनुसंधान के आधार पर ही उच्च स्तरीय प्रबंध को मानव संसाधन प्रबंध के विभिन्न क्षेत्रों में नई तकनीकी की जानकारी प्रदान होती रहती है। चौथा इसका जो क्षेत्र है वो है हैंडलिंग ग्रीवेंस एंड कंप्लेंट्स। तो जो भी कंप्लेंट्स और ग्रीवेंसेस होती हैं उनका पता लगाया जाता है। मानव संसाधन प्रबंधक को संस्था में जो स्वामी होते हैं और कर्मचारियों, इनके मध्य में जो है मधुर संबंध स्थापित करना होता है। अतः दोनों पक्षों की वो बातों को सुनता है और अगर कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो वो उसको दूर करने का प्रयास करता है। नेक्स्ट है इसका 5th पॉइंट, प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़। मानव संसाधन प्रबंधक का जो उत्तरदायित्व होता है वो कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा और कल्याण भी देना होता है। तो इसके लिए बहुत सारी नीतियाँ बनाई जाती हैं, जैसे कि भर्ती नीति, चयन नीति, पदोन्नति नीति और रिटायरमेंट नीतियाँ इत्यादि। तो ये नीति तैयार करते समय कर्मचारी और संस्था दोनों के हितों को ध्यान में रखा जाता है। अतः प्रोवाइडिंग फॉर सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़ प्रदान की जाती है। इसके बाद में है 6th पॉइंट, डिफेंडिंग द कंपनीज लॉ सूट, यानी कि कंपनी की जो विभिन्न कानूनी दाव पेच होते हैं उनसे भी सुरक्षा करना। भारतवर्ष में जो कर्मचारियां हैं उससे संबंधित अधिक जो है अधिनियम बनाए गए हैं, जैसे वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट बनाया है, एम्प्लॉइज़ इंश्योरेंस एक्ट इत्यादि बनाए गए हैं। तो इन अधिनियमों के प्रावधान को संस्था में लागू करना मानव संसाधन प्रबंधक का ही एक मुख्य उद्देश्य होता है। और 7वां इसका पॉइंट है कीपिंग पर्सनल रिकॉर्ड,
यानी कि कर्मचारियों के अभिलेख रखना, उनके रिकॉर्ड्स को रखना। मानव संसाधन प्रबंधक संस्था में जो भी काम करने वाले सभी व्यक्ति हैं उनके रिकॉर्ड्स को भी रखता है तथा भविष्य में भी संदर्भ के रूप में इनको प्रयोग किया जाता है। और 8वां पॉइंट जो है इसका इम्प्रूविंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, यानी कि संगठनात्मक जो ढांचा है उसमें भी सुधार करना, यानी कि संगठन का जो ढांचा है उसकी समीक्षा करना। और ये हम कह सकते हैं कि ये जो इवैल्यूएशन हुई और इसकी जो 8 स्टेजेस हैं HRM की। अब आगे स्टाफिंग एज लाइन एज वेल एज स्टाफ एक्टिविटी, यानी कि नियुक्तिकरण रेखा के साथ साथ स्टाफ क्रिया के रूप में भी। तो हम कह सकते हैं जो स्टाफिंग है वो पर्सनल मैनेजर एज ए लाइन मैनेजर और पर्सनल मैनेजर एज ए स्टाफ मैनेजर। तो पर्सनल मैनेजर एज ए लाइन मैनेजर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि जब सेवी वर्गीय प्रबंधक नियुक्तिकरण को एक प्रबंध के कार्य के रूप में पूरा करता है, इसी भूमिका में वह भर्ती करता है, चयन करता है, प्रशिक्षण करता है, तो हम कहते हैं कि रेखा प्रबंधक की विशेषता होती है और वो रेखा प्रबंधक की भूमिका निभाता है। और फिर दूसरा जब पर्सनल मैनेजर एज ए स्टाफ मैनेजर होता है तो इसका मतलब होता है सेवी वर्गीय प्रबंधक नियुक्तिकरण को प्रबंध के कार्यात्मक क्षेत्र के रूप में तो पूरा करता ही है, साथ में वो स्टाफ प्रबंध की भूमिका में भी होता है। इस भूमिका में वो क्या करता है, कर्मचारियों की समस्याएं सुनता है और समस्याओं को दूर करने का प्रयास भी करता है और उनको परामर्श भी देता है। तो हमारा जो पर्सनल मैनेजर है वो लाइन मैनेजर और स्टाफ मैनेजर दोनों की भूमिका निभाता है। अब आइए स्टाफिंग प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है और स्टाफिंग प्रोसेस आपके एग्ज़ाम में आ जाती है। तो सबसे पहला है एस्टिमेट मैन पावर रिक्रूटमेंट। स्टाफिंग की जो प्रोसेस है वो सबसे पहले शुरू होती है तब सबसे पहले कि मानव शक्ति की आवश्यकताओं का अनुमान लगाया जाता है। सबसे पहले चरण में ये देखा जाता है कि भाई कर्मचारियों की हमें कितनी आवश्यकता है, यानी कि आवश्यक व्यक्तियों की जो संख्या है उसका निर्धारण करते समय हम देखते हैं भाई कितने कर्मचारी पदोन्नति से आ जाएंगे, कितने नौकरी छोड़कर चले जाएंगे इत्यादि, इसका अनुमान लगाते हैं और सबसे पहले हम मैन पावर को एस्टिमेट करते हैं। अब इसके दूसरे प्रोसेस में रिक्रूटमेंट यानी कि भर्ती को शामिल किया जाता है। हम भर्ती के बारे में कहते हैं ये एक पॉजिटिव प्रोसेस होती है, जबकि जो सिलेक्शन होता है वो नेगेटिव प्रोसेस होती है। यानी कि भर्ती में हम विभिन्न व्यक्तियों की खोज करते हैं, स्रोतों की खोज करते हैं और उनको अपनी संस्था में आवेदन करने के लिए ललायित करते हैं या उनको इस प्रकार से आकर्षित करते हैं जिससे कि वो हमारी संस्था में जो वैकेंसी आई हैं आवेदन कर दें। तीसरा इसका जो पॉइंट होता है वो होता है सिलेक्शन का, यानी कि चयन करना। इसको नेगेटिव प्रोसेस भी कहा जाता है क्योंकि जो प्रार्थी भर्ती प्रक्रिया में हमारे यहाँ आवेदन देते हैं उनमें से हम उपयुक्त और कुशल व्यक्तियों को अपने कार्य पर रख लेते हैं और बाकी को मना कर देते हैं। चौथा इसका जो प्रोसेस का पॉइंट है वो है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, यानी कि व्यक्तियों को कार्य पर लगाना। यानी कि चयन प्रक्रिया में हमने जो व्यक्ति चुने हैं उनको कार्य पर लगा देना और उसके बाद उनको पद पर बिठाने के बाद उनको ओरिएंटेशन यानी कि अभिविन्यास करना, उनकी जो कार्य है उसके संबंध में, जो संस्था है उसके संबंध में परिचित करवाना। उसके बाद पांचवा इसका चरण है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, यानी कि कर्मचारियों की नियुक्ति करना और उनका विकास करना। कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है, विकास किया जाता है, उनकी कुशलता में वृद्धि हो सके। नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है वो है परफॉर्मेंस अप्रेजल, यानी कि प्रगति का मूल्यांकन करना। इस चरण में ये देखा जाता है कि कौन व्यक्ति कितना योग्य है, कितनी योग्यतापूर्वक तरीके से वो कार्य कर रहा है, कितनी कुशलतापूर्वक तरीके से वो कार्य कर रहा है। इसमें जांच की जाती है जो सौंपा हुआ कार्य है और वास्तव में जो कार्य उसे करना है उसकी तुलना करते हैं, वो ठीक प्रकार से कार्य कर भी रहा है या नहीं। सातवां जो पॉइंट है वो है प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग, पदोन्नति करना और उसके भविष्य का जो करियर है उसका नियोजन करना। पदोन्नति का आधार सामान्यतः कर्मचारी का संगठन के प्रति कैसा लगाव है, वह अनुशासन में रहता है या नहीं, कार्यकुशलता उसकी है या नहीं इत्यादि देखा जाता है। अतः नियुक्तिकरण प्रक्रिया में पदोन्नति के अंतर्गत कर्मचारियों को उनकी योग्यता के आधार पर संस्था में उच्च पदों पर नियुक्त कर दिया जाता है। और उसके बाद में आता है कंपनसेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है।
कंपनसेशन का मतलब होता है उसको कार्य के बदले में दिए जाने वाली क्षतिपूर्ति या रुपए। नियुक्तिकरण प्रक्रिया के इस चरण पर एक कर्मचारी द्वारा संगठन को जो योगदान दिया जाता है उसके बदले में उसको एक कीमत दी जाती है। क्षतिपूर्ति का अभिप्राय कर्मचारियों को दिए जाने वाले सभी प्रकार के वेतन, भत्ते, पुरस्कार इत्यादि शामिल होते हैं। तो हम कह सकते हैं 2 प्रकार से हो सकता है। एक तो डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट हो सकती है जो कि डायरेक्ट धन के रूप में दी जाती है। दूसरा हो सकती है इनडायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से भुगतान कर दिया जाए। तो जो डायरेक्ट होता है उसमें डायरेक्ट रुपये दे दिए जाते हैं, डायरेक्ट धनराशि दी जाती है। इसमें हम शामिल करते हैं जैसे कि वेतन है, मजदूरी है, तो ये साप्ताहिक, दैनिक, मासिक हो सकती है, कमीशन है, बोनस है आदि। दूसरा अप्रत्यक्ष भुगतान, इसके अंतर्गत वे सुविधाएं दी जाती हैं जो कंपनी निःशुल्क प्रदान करती है अपने कर्मचारियों को, जैसे कि भाई बीमा है, मेडिकल है, छुट्टियाँ हैं, तो वो इनडायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट होती है। अब बात कर लेते हैं कि भाई फैक्टर्स अफेक्टिंग द कंपनसेशन प्लान, जो कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति दी जाती है उसको प्रभावित करने वाले कौन से घटक होते हैं। यानी कि जब क्षतिपूर्ति की योजना बनाई जाती है, तैयार की जाती है, तो वो कौन से घटक हैं जो उसको प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला है मिनिमम वेज पेमेंट एक्ट। देखिए, प्रत्येक राज्य सरकार एक मिनिमम वेज पेमेंट एक्ट बनाती है, केंद्र सरकार के द्वारा या राज्य सरकारों के द्वारा बनाया जाता है, और उससे कम मजदूरी नहीं दी जा सकती। तो जब कंपनसेशन प्लान बनाया जाता है तो इसको ध्यान में रखा जाता है। फिर विभिन्न प्रकार के लेबर लॉस, यानी कि जो हमारे श्रम अधिनियम हैं उनको भी ध्यान में रखा जाता है क्षतिपूर्ति को निर्धारित करते समय। फिर यूनियन पॉलिसीज़, यानी कि जो हमारी केंद्र सरकार की नीतियाँ हैं, संघ की नीतियाँ हैं, उनको ध्यान में रखा जाता है। और कंपटीटर्स की पॉलिसीज़, यानी कि कंपटीटर कितनी सैलरी या कंपनसेशन देते हैं, तो उसको भी ध्यान में रखा जाता है। हमारे कर्मचारियों के मोराल को ऊंचा करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो आज हमने नियुक्तिकरण के बारे में जाना, इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में जाना, फीचर्स के बारे में जाना, और सबसे महत्वपूर्ण बात हमने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात की। साथ में कंपनसेशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में भी जाना। नेक्स्ट पार्ट इसका हम बहुत जल्दी लेके आएंगे नियुक्तिकरण का। आप हमसे जुड़े रहें। आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।